हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? वीडियोस कैसे लग रहे हैं? और किसी टॉपिक में फिर भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताना। मैं ट्राई करूँगी कि किसी शॉर्ट में या किसी भी छोटा सा वीडियो बना के भी उसमें मैं आपके जो भी क्वेरीज होगी, जो भी प्रॉब्लम्स होगी, उसको सॉर्ट आउट कर सकूँ या फिर अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन। ये भी हमारा जो चैप्टर 4 है ना, लॉज ऑफ मोशन, उसी का पार्ट है। चैप्टर काफ़ी बड़ा है। तो पहले हमने सबसे पहले जो न्यूटन्स के बेसिक लॉज होते तीनों, उनके बारे में बात करी। फिर उसके बाद में हमने स्प्रिंग, टेंशन, पुलिस, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्रिक्शन। देखो, एक चीज़ है कि अगर मैं आपसे जो हमारा जो इससे पहले वाला जो टॉपिक था ना, दैट इज़ इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल्स एंड जो भी टेंशन वगैरह था, तो उसमें ना मेनली जो क्वेश्चन बनते हैं ना, एक तो बनेंगे जो कांस्टेंट रिलेशन आपने पढ़ा था ना, कांस्टेंट रिलेशन, जो आपने A1 A2 इनके बीच में जो रिलेशन पढ़ा था, जिसका फॉर्मूला हम लोग लगाते थे TA cos थीटा इक्वल्स टू 0, ये वाला फॉर्मूला लगाते थे। तो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी और एडवांस में भी। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको बनेगा तो वो पुली का बनेगा, कि पुली के दोनों तरफ वेट लगा दिया, फिर आपको या तो टेंशन निकालना है या एक्सेलरेशन निकालना है। अगर आपको सिंपल ये वाला फॉर्मेट दे रखा है तो हमने इसके फॉर्मूला डिराइव कर, आप डायरेक्टली भी रख सकते हो। वैसे डायरेक्ट फॉर्मूलाज वाला क्वेश्चन कम आते हैं, मेंस में भी आ जाए पर एडवांस में तो नहीं आते। तो इसका इंपॉर्टेंट है, एक पुली वाला इंपॉर्टेंट है। इसी में टेंशन वाला भी क्रिएट कर सकते हैं। स्प्रिंग वाले क्वेश्चन पे कुछ रहेंगे, तो आप उनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतना करो। प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करो। उसके अलावा अगर आपको आपकी कोचिंग में या कहीं और से भी DPPs मिलते हैं तो आप वो भी सॉल्व करो। बिकॉज ये वाला जो पार्ट है ना, ठीक है, इसमें समझ, जैसे ये मैंने आपको बताया था कि ये एक्चुअल में सब जगह वैलिड नहीं होता, ये सिर्फ हमने ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला बनाया है, ठीक है। तो आपको इन फॉर्मूलाज, इसको याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कैसे करते हो वो इंपॉर्टेंट है। ये जो चैप्टर है ना, ये जो पिछले वाला हमने जो वीडियोस बनाए हैं जिसके ऊपर टेंशन वगैरह के ऊपर, तो ये मोर न्यूमेरिकल वाला पार्ट है। तो आप इस पर जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल हो सके वो सॉल्व करो। बिकॉज मे बी मैंने जो करवाया उसके अलावा भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे और बहुत सारे है भी। सारे करवाना इज़ लाइक इम्पॉसिबल। मैं एक एक न्यूमेरिकल नहीं करवा सकती, तो इसके लिए आप खुद से सॉल्व करो। हाँ, कहीं पे आप अटकते हो, प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली मुझे बताना, तो मैं वो सॉल्व कर दूँगी। पर आपको इनके ऊपर जो जितने भी शीट्स वगैरह मिलती है ना, सारी सॉल्व करनी है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, देखो, फ्रिक्शन वर्ड सुनते ही ना ऐसा लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें स्टार्ट हो गई, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक स्टार्ट हो गए, डिफ़िकल्ट टॉपिक स्टार्ट हो गए। जब मैं खुद 12th में 11th में थी तब मुझे खुद को भी फ्रिक्शन डिफ़िकल्ट लगता था। उस टाइम पे क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर, उस टाइम पे ये अलग चैप्टर हुआ करता था। अभी तो ये लॉज ऑफ मोशन के अंदर ही इंक्लूड कर दिया है इसको। लेकिन ये एक इंक्लूड करने के बाद कुछ पार्ट कम नहीं करा, सिलेबस उतना का उतना ही है। तो ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन वर्ड सुनते ही सबसे पहले हमारा दिमाग, अगर किसी को फ्रिक्शन के बारे में नहीं पता है, आपको 11th क्लास से पहले अगर मैं पूछूँ फ्रिक्शन, आपको नहीं पता, आपने फ्रिक्शन नहीं पढ़ा डिटेल में, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि फ्रिक्शन इज़ अ रेजिस्टिव फोर्स। रेजिस्ट करता है मोशन को, किसी भी चीज़ को रेजिस्ट करता है, उसका अपोज कर रहा है, तो वो फ्रिक्शन होता है। बट दैट इज़ नॉट ट्रू। सबसे पहला जो मिथ है ना वो यही है कि ये रेजिस्टिव फोर्स, कंप्लीट रेजिस्टिव फोर्स नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये हमेशा रेजिस्ट नहीं करता। हाँ, कुछ केसेस के अंदर ये रेजिस्ट करेगा, लेकिन ये 100 मतलब सारे के सारे केसेस के अंदर ऐसा है ये बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज काफ़ी जगह पे जो फ्रिक्शन होता है ना, उसी की वजह से मोशन होता है। फ्रिक्शन इज़ द ओनली फोर्स जो वहाँ पे मोशन करवा रहा है। तो काफ़ी जगह ये भी होता है कि फ्रिक्शन रेजिस्टिव फोर्स नहीं, वो मोशन को सपोर्ट कर रहा है। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन 100% रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, कि हर केस में, चाहे कोई सा भी केस ले लो, वहाँ पे बस ये मोशन को रेजिस्ट ही करेगा, अपोज ही करेगा। नहीं, दैट्स नॉट ट्रू। काफ़ी जगह मोशन को सपोर्ट भी करता है। तो उसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल के अंदर दो एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इंसान है, आदमी है, वो चल रहा है। और एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इंसान है, वो चलते 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 रुक रहा है, ठीक है। दोनों इसमें चल रहा है, वो कंटिन्यू मोशन में है, और इसमें वो रुक रहा है। तो देखो, सबसे पहली चीज़,
अगर ये मोशन कर रहा है, इसका पास एक मोशन कर रहा है, तो इसके पास वेलोसिटी, इसके पास क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा ना। ये इस डायरेक्शन में मैंने ले लिया, कोई भी डायरेक्शन ले लो, आप चल रहे हो, मैंने बोला मैं आगे ऐसे चल रही हूँ, तो मैं चल रही हूँ, मैं मोशन कर रही हूँ, तो मेरे पास कुछ एक्सीलरेशन होगा, तब मैं आगे चल रही हूँ ना, तभी चल रही हूँ। तो अगर मेरे पास एक्सीलरेशन है तो ऑब्वियस देखो मास तो मेरे पास है ही, और एक्सीलरेशन भी मेरे पास है, अगर मैं चल रही हूँ तो एक्सीलरेशन भी होगा। तो इसका मतलब मेरे पास कोई ना, F = ma होता है, तो इसका मतलब मेरे पास मेरे ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से ही मैं चल रही हूँ ना। देखो अपने आप तो मैं चलने से रही, यहाँ पे स्टेट में चेंज हो रहा है, एक जगह रेस्ट में था फिर चलने लगा, तो उसके स्टेट में चेंज हुआ, स्टेट में चेंज हुआ, इसका मतलब वो मोशन कर रहा है। अगर वो मोशन कर रहा है और उसके पास एक्सीलरेशन भी है, वेलोसिटी भी है, तो इसका मतलब वो उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से वो चल रहा है। अपने आप चलना बिना किसी फोर्स पे, अगर नेट फोर्स 0 तो वो कैसे चलेगा, दैट इज़ इम्पॉसिबल, कुछ ना कुछ फोर्स है। तो अब आप देखो आप कैसे चल रहे हो, आपको कोई पीछे से धक्का थोड़ी मारा है चलने के लिए, आप चलते हो तो अपने आप चलते हो ना, कोई धक्का नहीं मारता पीछे से। तो फिर आप कैसे चल रहे हो, किस फोर्स की वजह से चल रहे हो। वो जो फोर्स होता है ना, जो आपके मोशन को, आपके चलने के लिए सपोर्ट कर रहा है, वो वाला फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शन फोर्स है इस केस के अंदर है। अब आप बोलोगे यार हमने तो पढ़ा है कि फ्रिक्शन फोर्स रोकता है किसी चीज़ को, जो मैंने यहाँ पे बोला कि ये तो रेजिस्टिव फोर्स नॉर्मली जनरल लोगों के दिमाग में होता है कि इट्स अ रेजिस्टिव फोर्स, तो फिर ये हमारे चलने में कैसे सपोर्ट कर रहा है। तो आप देखो जब आप चलते हो ना, जब आप चल रहे हो, तो आप चलते टाइम आप खुद इमेजिन करना, आप चलते टाइम ना जो भी ज़मीन होगी जिसके ऊपर, जिस भी फ्लोर पे आप चल रहे हो, उसको आप पीछे की साइड पुश करते हो, तो पैर को से पीछे की साइड धक्का देते हो पैर से उस ज़मीन को, तो वो आपका एक्शन है, ठीक है। आपका एक्शन क्या है, आपने ज़मीन को पीछे की साइड धक्का दिया, पुश करा पीछे की साइड, और उसका रिएक्शन फोर्स क्या आएगा, रिएक्शन फोर्स। और मैंने आपको ये भी बताया था लॉज ऑफ मोशन में कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, मतलब रिएक्शन होगी सेम नेचर होगा और पेयर में आएगा, अगर एक्शन है तो रिएक्शन भी आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने एक्शन किया है, आपने ज़मीन को पीछे की साइड धक्का दिया है, तो उसका रिएक्शन आएगा और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। आपने पीछे धक्का दिया तो रिएक्शन की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आएगी। तो इसका रिएक्शन ये है कि ज़मीन या फिर जो भी फ्लोर है ना, वो बदले में आपको आगे की साइड क्या देता है, धक्का देता है। आपने ज़मीन को पीछे की साइड धक्का दिया, आप पुश करते हो चलते ना, पीछे की साइड ऐसे धक्का दिया, चलते हो आप, चलो आप चल के खुद देख लो, आप हल्का सा ही चाहिए लेकिन आप थोड़ा सा पुश पीछे की साइड में करते हो। तो अगर आपने फ्लोर को पीछे की साइड पुश किया ना, तो बदले में फ्लोर आपको आगे की साइड क्या करेगा, धक्का देगा। तो अगर ये आपका एक्शन है तो ये जो होगा ना, ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन है ना, जो फ्लोर का रिएक्शन है, वो ही क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। और कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है। देखो आप ज़मीन पे चल रहे हो ना, तो एक mg नीचे की साइड लग जाएगा और ज़मीन ऊपर की साइड एक नॉर्मल फोर्स लगा देगी, इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं है, और ये दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएंगे। तो फिर इनकी वजह से तो आप चल नहीं रहे, तो चल किसकी वजह से रहे हो, कुछ ऐसा फोर्स होगा जो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, और वो फोर्स कौन सा होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो इससे ये क्लियर होता है, पहली चीज़ तो ये कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा हमारे मोशन को, किसी भी मोशन को रेजिस्ट नहीं करता है, वो काफ़ी टाइम मोशन को सपोर्ट भी करता है। वो हम लोग इस एग्जांपल से समझ गए, हो गया ये चीज़। नेक्स्ट चीज़ मैंने बोली कि कोई चलते चलते रुक गया, तो उस केस के अंदर क्या होगा, कोई चलते चलते रुकता है ना, तो यहाँ पे आप देखो उसको रुकना है, इसका मतलब देखो यहाँ पे वो चल रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, अब उसको रुकना है, मतलब हमको कोई ऐसा फोर्स चाहिए जो इस डायरेक्शन में काम करे। यही होगा ना, अगर मैं ऐसे चल रही हूँ, अगर मेरे पे कोई फोर्स पीछे की साइड लग रहा है और वो फोर्स इस मतलब इस फोर्स से ये फोर्स ज़्यादा होगा, तभी मैं रुक पाऊंगी ना, अदरवाइज मैं कैसे रुक। अगर दोनों सेम हुए तो मैं एक ही जगह पे टिकी रहूंगी ना, मैं आगे चल पा रही हूँ ना मैं पीछे चल पा रही हूँ। लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स है जो बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, अगर वो ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, मैं वहाँ पे रुक जाऊँगी। तो जब हम लोग चलते चलते रुकने की ट्राई करते हैं ना, तो उस केस में हमारा फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगता है, पीछे की डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स क्या है, रेजिस्टिव, अपोजिंग, रेजिस्टिव या फिर अपोजिंग फोर्स है। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे ये क्या है, सपोर्टिंग फोर्स है। तो इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि फ्रिक्शन सपोर्टिंग फोर्स भी हो सकता है, रेजिस्टिव फोर्स भी हो सकता है, दोनों ही हो सकता है। चलो ये चीज़ हमने देख ली, तो इससे हमारा एक मिथ क्लियर हो गया कि जो फ्रिक्शन होता है वो हमेशा रेजिस्टिव नहीं होता है, दोनों ही केस हो सकते हैं, सपोर्टिव भी हो सकता है और रेजिस्टिव भी हो सकता है। चलो ठीक है, हमने ये चीज़ पढ़ ली।
अब हम लोग आते हैं मेन डेफिनेशन पे। कि जब ये सपोर्टिव भी है, रेजिस्टिव भी है, तो क्लियर डेफिनेशन इसकी क्या होगी कि एक्चुअल में ये फोर्स कैसे काम करता है। क्लियर डेफिनेशन क्या होगी? तो क्लियर डेफिनेशन ये है, वो समझाने से पहले मैं आपको ये एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा केमिस्ट्री वाली साइड में जाते हैं। फॉर एग्जांपल क्या एग्जांपल है? हाँ चलो, टेबल ले लिया हमने, इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो बुक ले लो, बॉक्स ले लो, ब्लॉक ले लो, कुछ भी ले लो, उसका मास m है। तो जब हम लोग इसको ऐसे देखते ना, तो हमको एकदम फ्लैट सरफेस दिखता है कि एकदम फ्लैट टेबल है, उसके ऊपर फ्लैट ब्लॉक है, वो दोनों एक दूसरे से टच हो रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में अगर आप इसको जूम करोगे ना, जूम करो किसी माइक्रोस्कोप के थ्रू, इसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक एरिया बोलते हैं। इसका मतलब क्या? इसको जूम करो तो ये सरफेस ना कुछ ऐसा होगा। अगर मैं ऊपर वाले ब्लॉक की बात करूँ तो इसका सरफेस कुछ ऐसा होगा। उसी टाइप से नीचे वाले टेबल की बात करूँ तो उसका सरफेस कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये आपको दिखेगा नहीं ये कह रहे यार ऐसा टेबल थोड़ी होता है, ऐसा ब्लॉक थोड़ी होता है, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप से चेक करोगे ना, तो वो सरफेस एकदम स्मूथ नहीं होता है, उसमें थोड़ी सी रफनेस होती है। तो क्या होता है ना, बुक के मॉलिक्यूल्स या फिर जो भी ब्लॉक ले लिया आपने अगर, तो ब्लॉक के मॉलिक्यूल्स और ये जो नीचे टेबल होगा या कोई भी फ्लोर भी हो गया, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाते हैं, एक दूसरे से बाइंड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। लेकिन वो सारी जगह पॉसिबल नहीं है। ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है कि ये बस एकदम फिट आ गए, ऐसा नहीं होता है। ये कैसा होगा? ऊपर वाला सरफेस ऐसा है, कहीं पे फिट आएगा, कहीं पे नहीं आएगा, नहीं आया, कहीं पे फिट आया, कहीं पे नहीं आएगा, कुछ इस टाइप से होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो एक्चुअल ये हमारा कांटेक्ट एरिया होता है, ठीक है ना, कांटेक्ट एरिया। तो जो एक्चुअल कांटेक्ट एरिया होता है ना, वो तो बहुत कम होता है, बिकॉज बहुत ही कम जगह पे वहाँ पे बाइंडिंग हो पाती है। बाकी जगह पे तो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं लेकिन बाइंड नहीं करते। तो जो एक्चुअल कांटेक्ट एरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एरिया, ये जो होता है ना, ये बहुत ही कम होता है, लेस होता है। एक्चुअल कांटेक्ट एरिया तो आपको इतना दिखेगा यार, पूरा का पूरा सरफेस पे तो है, लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक एरिया होता है ना, जिसमें एक्चुअल में मॉलिक्यूल्स बाइंड कर रहे हैं, इंटरलॉक हो रखे, वो वाला एरिया कम होता है। तो जितने एरिया में वो लोग ब्लॉक इंटरलॉक हो रखे होते हैं ना, उस पर जो प्रेशर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। द रीज़न इज़ कि यहाँ पे ऊपर से क्या लगता है? एन नॉर्मल फोर्स लगता है, सॉरी ये mg लगता है, और यहाँ पे भी क्या लगेगा? नॉर्मल फोर्स लगेगा। दोनों ही डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में mg लगता है ऊपर की डायरेक्शन में, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों के दोनों सरफेस एक दूसरे पे नॉर्मल फोर्स लगाते हैं। हम लोग ये बोलते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा बोलना, कि जो बुक है वो भी इस टेबल पे या फिर फ्लोर के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाएगी, और इसके अगेंस्ट में जो फ्लोर है वो भी बुक पे नॉर्मल फोर्स लगाएगी। तो आप देखो कुछ ऐसे एक दूसरे पे बाइंड करने की ट्राई कर रहे हैं। तो इस नॉर्मल फोर्स की वजह से वो जो प्रेशर होता है ना कॉन्टैक्ट एरिया के ऊपर, जहाँ पे एक्चुअल में जो माइक्रोस्कोपिक एरिया जहाँ पे एक्चुअल में मॉलिक्यूल्स बाइंड कर रहे हैं, तो उस पर प्रेशर इतना ज़्यादा बन जाता है कि वो एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते। अलग क्यों नहीं होना चाहते? दोनों इंटरलॉक हो गए मॉलिक्यूल्स, ऊपर से हमने नॉर्मल फोर्स भी लग रहा है, तो अब वो जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो एकदम इंटरलॉक हो गए इस टाइप से, ठीक है। तो अब इनको अलग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, या फिर मैं ऐसा बोलूँगी कि ये मॉलिक्यूल्स खुद ऐसा चाहते हैं कि हम एक दूसरे से अलग नहीं हो। इन्होंने वो मॉलिक्यूल, वो जो रिलेशनशिप होता है ना, वो बाइंड कर लिया है, तो अब वो एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते। तो इसी वजह से क्या होता है कि जब हम लोग इस मास को इसके ऊपर से हटाने की ट्राई करेंगे, या फिर हम लोग ट्राई करें कि बुक इसके ऊपर मोशन करे, तो वो इसको अपोज करती है। वो चाहती है कि मैं इधर ही रहूँ, मुझे मोशन नहीं करना, बिकॉज मुझे पता है कि जैसे ही बुक को पता है कि बुक अगर मोशन करेगी तो जो मॉलिक्यूल्स है ना वो टूट जाएंगे, इंटरलॉकिंग टूटेगी ना। हाँ, इनिशियली नहीं टूटेगी अपने आप, लेकिन कुछ फोर्स लगाओगे तब तो टूटेगी। अगर वो फोर्स, इनके बीच का जो फ्रिक्शन है, इनके बीच का जो इंटरलॉकिंग वाला फोर्स है, उससे ज़्यादा हुआ तो ऑब्वियस सी बात है बुक इसके ऊपर से निकल जाएगी। तो बुक होता है ना, वो नहीं चाहती है कि ये मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग, जो हमारा रिलेशनशिप है, वो टूट जाए, तो इसकी वजह से वो चाहती है मैं इधर ही रहूँ। तो इसी से हमारी डेफिनेशन आती है कि जो फ्रिक्शन होता है ना, वो एक्चुअल में ना सपोर्टिव है ना रेजिस्टिव है। उसका सिंपल सा डेफिनेशन है कि इट अपोजेस द रिलेटिव स्लीपिंग
इट अपोजेस द रिलेटिव स्लिपिंग और टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जब भी कोई ऐसा केस आएगा ना कि दो ब्लॉक, दो से ज़्यादा ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर है, तो सिंपल सी चीज़ है, उनके बीच में इंटरलॉकिंग हो रखी है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ गए होंगे। अब अगर आप ट्राई करोगे ना कि एक चीज़ दोनों एक साथ में चले, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज अगर दोनों एक साथ में चलेंगे तब तो मॉलिक्यूल्स का इंटरलॉकिंग वैसा का वैसा रहेगा। लेकिन दोनों में से एक भी अगर ट्रैवल करेगा, एक एज इट इज़ रहता है और दूसरा ट्रैवल करते हैं, या फिर दोनों ट्रैवल करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उस केस के अंदर क्या होगा? मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टूट जाएंगे। तो वो रिलेटिव स्लीपिंग का मतलब होता है एक के ऊपर दूसरी, एक दूसरे का साथ में स्लीपिंग नहीं, अलग अलग जो स्लीपिंग होती है, अलग अलग जो मोशन होता है ना, उसको वो अपोज करता है। और इसी को हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं कि फ्रिक्शन क्या करता है? रिलेटिव स्लीपिंग को अपोज करता है। वो नहीं चाहता कि दो ब्लॉक अगर एक दूसरे के ऊपर है तो एक चले या एक उधर ही रहे, या फिर दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चले। वो चाहता है कि हम दोनों साथ में चले या फिर नहीं चले, या तो क्या चले? साथ साथ चले या फिर और नहीं चले। या तो हम लोग साथ साथ में चले ताकि हमारी जो इंटरलॉकिंग है वैसी की वैसी रहे, या फिर एक ही जगह पे रहे, रेस्ट पे रहे, हम चले ही नहीं, तभी भी वो इंटरलॉकिंग वैसी की वैसी रहेगी। अगर आप इनके जो मोशन है, इनके जो साथ साथ रहने वाली जो बॉन्डिंग है, इसको छेड़ोगे कि आप चाहोगे नहीं एक तो चल, एक इधर ही रहे, या फिर दोनों चलो ऑपोजिट डायरेक्शन में, या फिर दोनों सेम डायरेक्शन में चलो लेकिन एक ज़्यादा स्पीड से और एक कम स्पीड से, उस केस में भी क्या होगा? इंटरलॉकिंग टूटेगी और फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा। तो फ्रिक्शन कहाँ लगता है? जब रिलेटिव स्लिपिंग की बात आती है तब वहाँ पे फ्रिक्शन काम करता है, वो अपोज करता है रिलेटिव स्लिपिंग को। या फिर टेंडेंसी का मतलब है जब रिलेटिव स्लिपिंग होने वाली हो उससे पहले भी वो उस चीज़ को अपोज करता है, चाहे अभी तक हुआ नहीं हो, लेकिन उसकी टेंडेंसी अगर फोर्स लगाया और कुछ टाइम बाद में वो रिलेटिव स्लिपिंग होने वाली तो वो उसको भी अपोज करेगा। तो बेसिकली फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अपोजेज द रिलेटिव स्लिपिंग और द टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग। या तो मोशन ऑलरेडी रिलेटिव हो रहा है तो उसको अपोज करेगा, या फिर होने वाला होगा तो भी अपोज करेगा। तो ये होता है हमारा फ्रिक्शन। और उसका रीज़न क्या है? द रीज़न इज़ कि ये नहीं चाहता कि बीच की इंटरलॉकिंग, मॉलिक्यूल्स की इंटरलॉकिंग टूट जाए, वो साथ साथ में रहे, या तो साथ साथ में रहे या फिर चले ही ना। तो ये होता है बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है ना हमारा फोर्स, इसका फ्रिक्शन फोर्स का, वो ये होता है। ओके अब हम लोग बात करते हैं कि चलो हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ ली कि फ्रिक्शन एक्चुअल में होता क्या है। काफ़ी टाइम ये मोशन को सपोर्ट करेगा और काफ़ी अगर ये अपोज करता है तो किसको अपोज करता है? देखो मोशन को अगर सपोर्ट कर रहा है तो नॉर्मल सपोर्ट कर रहा है, अगर वो अपोज कर रहा है तो वो रिलेटिव स्लीपिंग को अपोज करेगा। सिर्फ मोशन को अपोज करेगा ये बहुत गलत होगा। अगर सिर्फ मोशन को ही अपोज करना होता ना तो मैं चल ही नहीं पाता ना। मैं चल रहा हूँ, किसकी वजह से चल रहा हूँ? सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से चल रहा हूँ, बिकॉज फ्रिक्शन इज द ओनली फोर्स जो मुझे आगे की साइड पुश कर रहा है, जिसकी वजह से मैं चल पा रहा हूँ। अगर मोशन को अपोज ही करना होता तो मुझे वो आगे चलने नहीं देता ना, मैं वहाँ का वहाँ खड़ा रहता, कोई भी चल भी नहीं पाता। सो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मोशन को सपोर्ट भी करता है, और अगर अपोज कर रहा है ना किसी मोशन को तो वो रिलेटिव स्लीपिंग को अपोज करेगा कुछ केसेस में। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप ऑफ फ्रिक्शन, तो यहाँ पे 3 टाइप के फ्रिक्शन होंगे। फर्स्ट होगा स्टैटिक, दूसरा होगा काइनेटिक, और एक तीसरा एक टाइप होता है जिसके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ने वाले, वो है रोलिंग फ्रिक्शन। अपना जो स्टैटिक और जो काइनेटिक फ्रिक्शन होना उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। काफ़ी लोगों को रहता है कि अभी तक समझ में नहीं आया कि 2 टाइप होते हैं फ्रिक्शन, स्टैटिक हो गया और काइनेटिक हो गया, बट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, एक्चुअल में कैसे वर्क करता है। तो उसके लिए भी हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ओके, एक ट्रक है, ट्रक बनानी पड़ेगी, ये हमारी ट्रक है और यहाँ पे कोई एक जन खड़ा है, ठीक है, और ये इस पर क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। हमने मान लिया कि ट्रक का जो वेट है ना वो क्या है? 100 kg, या तो 100 से ज़्यादा ही होता है, लेट्स से इट इज़ 200 kg। अब देखो आदमी का वेट कितना होगा? जितना वेट होगा उतना ही वो नॉर्मल केसेस में उतना ही फोर्स लगा हुआ। हमने मान लिया 40 kg का वेट है।
ठीक है। तो अगर एक 40 kg का इंसान 200 kg के ट्रक को पुश करेगा तो क्या वो चल पाएगी? ट्रक चल रही है क्या वो? आप खुद सोचो, चलेगी? नहीं चलेगी। अगर ये जो ट्रक है ना वो स्टेबल है, ये खुद नहीं, इसका कोई मोशन नहीं है, रेस्ट पे इंजन वगैरह ऑफ है, ट्रक के अंदर कुछ नहीं है, ड्राइवर भी बाहर खड़ा है और कोई इसको पुश कर रहा है जिसका वेट खुद का 40 किलो है, लेकिन वो 200 किलो की ट्रक को पुश कर रहा है, तो क्या ये ट्रक चलेगी? नहीं चलेगी। अब देखो, इसने फोर्स लगाया, इसका मतलब इसने फोर्स लगाया इधर की साइड में, ठीक है, और फिर भी ये ट्रक नहीं चली। और हमारा न्यूटन का लॉ बोलता है कि फोर्स लगेगा तो स्टेट में चेंज होगा। हमने लॉज में पढ़ा, इफ देयर इज एनी फोर्स देन देयर शुड बी अ चेंज इन स्टेट। तो जब ये फोर्स लगा रहा है, बेचारा जितना लगा पा रहा है लगा रहा है, फिर भी ये ट्रक मोशन, इसकी स्टेट में चेंज नहीं हो रहा है, तो ये फोर्स कहाँ गया? इसको बैलेंस। और हमको पता है एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर ये यहाँ से फोर्स लगा रहा है और फिर भी ये ट्रक नहीं चल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ट्रक भी इसके बराबर ही फोर्स लगा रही होगी, जिसकी वजह से ट्रक नहीं चल रहा है ना। अदरवाइज हमारा न्यूटन का लॉ तो यही बोलता है कि अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो स्टेट में अगर नेट फोर्स है कहीं पे तो देयर शुड बी अ चेंज इन स्टेट, लेकिन यहाँ पे कोई भी स्टेट में चेंज नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब अगर ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है ना, तो कोई तो क्या हमारे पास ट्रक ही है, तो ट्रक भी इस डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगा रही होगी जितना ये फोर्स लगा रहा है। कितना? अगर ये 40 kg लगा रहा है ना, तो ये तो क्या हो जाता है ये होता है हमारा वेट, mg कर देते हैं इसको, 40g कर देते हैं, वो मास वो हो जाएगा फोर्स, ठीक है। या फिर जो एक्सेलरेशन ले लो तो g ले लिया, तो ये भी इतना ही, हमने इसको न्यूटन ले लेते, चलो इसने लगाया 40 न्यूटन, तो ये भी कितना लगाएगा? 40 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। तो अगर इसके बराबर ये फोर्स लगा रहा है तभी तो ये नहीं चल पा रहा है ना। हाँ, अगर आप बोलो कि अगर ये 40 लगा रहा है, जरूरी थोड़ी ये भी 40 लगाए, क्या पता ये 60 लगा रहा है। अगर ये 40 लगा रहा है, अगर हमने बोला कि हमारा जो भी इंसान यहाँ पे खड़ा है वो 40 न्यूटन लगा रहा है और बस तो ज़्यादा लगाएगी, बस ने लगा दिया 80, तो आप बस ये ट्रक है वो इस डायरेक्शन में नहीं आ जाएगी। यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे क्या है? देखो, ये है हमारा इंसान ऑब्जेक्ट और ये हो गई ट्रक। अब ये ट्रक को पुश कर रहा है, लेकिन ट्रक वहीं के वहीं आगे नहीं आ रही, इसका मतलब ट्रक भी इसके ऊपर उतना ही फोर्स लगा रही है जितना ये आदमी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। अब हमारे दिमाग में ऐसी बात आ सकती है कि मान लिया कि ट्रक तो ज़्यादा फोर्स लगा रहा है बिकॉज उसका मास ज़्यादा है, ठीक है, उसका मास ज़्यादा है, तो अगर वो ज़्यादा फोर्स लगाएगी तो आदमी पीछे नहीं खिसक जाएगा, उस पर धक्का नहीं लगेगा पीछे की साइड में। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो इसका मतलब जितना फोर्स ये ऑब्जेक्ट लगा रहा है ना, उतना ही फोर्स कौन लगा रहा है? ट्रक लगा रहा है। अब हमने मान लिया कि इसने फोर्स बढ़ा दिया, कैसे भी बढ़ाया, हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब ये लगा रहा है 80 न्यूटन फोर्स, ठीक है, 80 न्यूटन फोर्स ये लगा रहा है और अभी भी ट्रक नहीं हिल रही है, अभी भी ट्रक क्या नहीं हिल रही। इस ट्रक को हिलने के लिए कितना फोर्स चाहिए? 200 न्यूटन का फोर्स चाहिए। अब इतना फोर्स लगाने के बाद भी ये ट्रक नहीं हिल रही, इसका मतलब अब ट्रक कितना लगा रहा है? अब ट्रक भी कितना लगा रहा है? 80 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, उसके बराबर लगा रहा है, तभी तो नहीं वो ट्रक अभी भी नहीं मूव करी। अगर ज़्यादा लगा, अगर ट्रक मूव कर देती तो इसका मतलब वो 200 न्यूटन से ज़्यादा लगाता, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। 40 न्यूटन का लगाया तब भी ट्रक नहीं हिली, तो इसका मतलब ट्रक भी कितना लगा रही है? 40 न्यूटन। इसने 80 न्यूटन लगाया, अब भी ट्रक नहीं हिल रही है, इसका मतलब ये भी एज ए रिएक्शन फोर्स कितना फोर्स लगा रहा होगा? 80 न्यूटन ही लगा रहा होगा। अब मान लो अब इसने लगा दिया 150 न्यूटन और इसने अपना फोर्स एनी हाउ किसी भी मेथड से बढ़ा दिया और अभी भी ट्रक नहीं हिल रही है, इसका मतलब ट्रक भी इस पर कितना फोर्स लगा रही है? 150 लगा रही है। देखो, अगर ट्रक इसके ऊपर कोई फोर्स लगाती ही नहीं, कि हम बोलेंगे यार ट्रक को तो कोई धक्का दे नहीं रहा है, तो ट्रक क्यों फोर्स लगाएगी? अगर ट्रक कोई फोर्स नहीं लगाती ना, तो इस जो इंसान ने जो फोर्स लगाया ना, उसका कुछ ना कुछ मोशन होता है, उससे स्टेट में चेंज आता। अगर सिर्फ इस डायरेक्शन में फोर्स होता तो चाहे छोटा मोटा कैसा भी होता, मोशन तो होता। अगर मोशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसके बदले में इस डायरेक्शन में भी उतना ही फोर्स लग रहा है। अब हमने मान लिया कि इसने लगा दिया 200 न्यूटन से 200 न्यूटन का फोर्स, तो अब हल्का सा मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग स्टार्ट होने लगेगी। हुई नहीं है, लेकिन जैसे ही लगाएंगे ना 201 या फिर इससे ज़्यादा 201 या 200 से ज़्यादा फोर्स लगाए, वैसे ही ट्रक में मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अब ये वाला जो फोर्स है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ मैन, और ये जो फोर्स ट्रक लगा रही है ना, उसको हम लोग कोई भी फोर्स लेते हैं FT ट्रक। तो अगर इसने 200 से ज़्यादा फोर्स लगाया
ग्रेटर देन 200 फोर्स लगाया तो इसका मतलब ट्रक आगे की साइड जा रही है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि मैन का फोर्स किससे ज़्यादा है, ट्रक के फोर्स से ज़्यादा है। जैसे ही मूवमेंट होगा ना, जिस अप्लाइड फोर्स के ऊपर मूवमेंट स्टार्ट होने लग जाएगा, तो इसका मतलब मैक्सिमम जो ट्रक है ना, मैक्सिमम बस उतना ही फोर्स लगा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं लगा सकती है। अगर हम लोग यहाँ पे 300 फोर्स, जो आदमी है ये 300 न्यूटन का फोर्स लगाता है तो ट्रक चलने लग जाएगी, 220 भी लगाएगा तो भी ट्रक चलने लग जाएगी, लेकिन 180 लगाया ना तो ट्रक नहीं चलेगी। तो इसका मतलब इस ट्रक की लिमिट है कि ये 200 न्यूटन तक फोर्स लगा सकती है, उसके आगे ये फोर्स नहीं लगा सकती। उसके आगे अगर आदमी ने थोड़ा सा भी फोर्स ज़्यादा लगाया ना तो ट्रक चलने लगेगी। ये चीज़ क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ट्रक ये जो लगा रही है ना मैन की डायरेक्शन में, ये कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स है। क्यों फ्रिक्शन फोर्स है, देख लो, और कौन सा फोर्स हो सकता है, नीचे लगता है mg, ऊपर लगता है नॉर्मल फोर्स, इधर से जो मैन फोर्स अप्लाई कर रहा है वो fm हो गया, तो इसको अपोज करने वाला एक ही फोर्स है, वो कौन सा फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स। इसका मतलब हम ट्रक को धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं और ट्रक बदले में हमारे ऊपर एक फोर्स लगा रहा है कि मैं हिलना नहीं चाहती हूँ, वो अपनी स्टेट में चेंज होने को अपोज कर रही है कि मुझे चेंज नहीं होना है, वो अपना पूरा ट्राई करती है कि मुझे चेंज नहीं होता है, लेकिन जब आप एक हद से ज़्यादा, एक लिमिट से ज़्यादा फोर्स लगा दोगे ना तो वो उसको अपोज नहीं कर पाती है और फिर वो चलने लग जाती है। तो जब तक वो अपोज नहीं कर पाती है तब तक आपने फोर्स तो लगाया है ना, आपने इधर इसके ऊपर फोर्स तो अप्लाई करा ही है। वो अलग चीज़ है कि ट्रक चली नहीं, लेकिन फोर्स तो आपने लगाया है और बदले में ट्रक ने आपके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स भी लगाया है। तो ये वाला जो केस होगा ना कि जब तक ट्रक चल नहीं रही है लेकिन हमने भी फोर्स लगा रहे हैं और ट्रक भी बदले में क्या लगा रही है, फ्रिक्शन फोर्स लगा रही है, तो ये वाला जो स्टेज हो जाती है ना कि स्लीपिंग से जस्ट पहले, स्लीपिंग स्टार्ट नहीं हुई है, स्लीपिंग से जस्ट वाले, वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, जस्ट बिफोर स्लीपिंग। जब तक वो रेस्ट पे रहता है, जब तक आप फोर्स लगा रहे हैं, दोनों चीज़ें, मोशन कहीं पे भी रिलेटिव स्लीपिंग नहीं हो रही, इस केस में नो स्लीपिंग, स्लीपिंग नहीं हो रही है, लेकिन आप भी फोर्स लगा रहे हो, ट्रक भी मुझ पे फोर्स लगा रही है, तो वो वाला जो केस होगा ना वो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन का, जहाँ पे कोई भी स्लीपिंग नहीं है लेकिन फ्रिक्शन काम कर रहा है। अब आप देखो, क्या इस पूरे केस में फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स थी, नहीं थी। पहले फ्रिक्शन की वैल्यू आपने 40 न्यूटन लगाया तो इधर से भी क्या आ रहा था, 40 न्यूटन, आपने 80 न्यूटन लगाया तो इधर भी क्या आ रहा था, 80 न्यूटन, आपने 150 न्यूटन लगाया तो इधर भी क्या आ रहा था, 150 न्यूटन, आपने 200 न्यूटन लगाया तो इधर भी क्या आ रहा था, 200 न्यूटन, आपने 250 लगा दिया लेकिन यहाँ पे कितना ही रहेगा, 2 न्यूटन। इसका मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है ना वो अपने आप को एडजस्ट करती रहती है नीड के अकॉर्डिंग, कि भाई आगे वाला 40 लगा रहा है तो मैं भी 40 लगाता हूँ, आगे वाला 80 लगा रहा है तो मैं भी 80 लगाता हूँ, आगे वाला 200 लगा रहा है तो मैं भी 200 लगाता हूँ, आगे वाला 250 लगा रहा है, नहीं भाई मेरी लिमिट तो 200 तक ही, इसके ऊपर मैं नहीं लगा सकता हूँ। तो इसका मतलब ये अपनी वैल्यू को एडजस्ट करता है इस बाहर का जो अप्लाइड फोर्स है ना इसके अकॉर्डिंग, जब तक वो कर सकता है, एक लिमिट तक वो कर सकता है, उसके बाद में उसकी वैल्यू फिक्स हो जाती है। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन, इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स का मतलब ये अपने आप को एडजस्ट करता रहता है नीड के अकॉर्डिंग, इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, और ये इट एडजस्ट अकॉर्डिंग टू नीड, जैसी नीड होती है ना उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करता रहता है। अगर 40 चाहिए तो 40 ले आएगा, 80 चाहिए तो 80 ले आएगा, 150 चाहिए तो 150 चाहिए तो 150 ले आएगा, 200 भी ले आएगा, लेकिन इसकी लिमिट है, इसकी भी लिमिट होती है कि मैं 200 से ज़्यादा भाई नहीं अप्लाई कर सकता, ये मेरी लास्ट लिमिट है। तो जो मैक्सिमम ये जितना लगा सकता है ना इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, कि भाई इससे ज़्यादा मैं नहीं लगा सकता, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है ना उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी ना, जो हमारे केस में कितनी थी, 200 न्यूटन, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है
कि भाई इससे ज़्यादा हमारी लिमिट नहीं, इससे ज़्यादा मैं फ्रिक्शन अप्लाई नहीं कर सकता, उस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, चाहे वो कितनी हो, हर केस में अलग अलग होगी, वो जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, वही क्या है, हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो इस टाइप से आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन पता होना चाहिए। अब आता है फॉर्मूले की बात। स्टैटिक फ्रिक्शन को फॉर एग्जांपल हमने एफ एस से डिनोट किया, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। द रीजन इट इज़ अ सेल्फ एडजस्टिंग फॉर्मूला, इट इज़ अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ये अपने आप को एडजस्ट करता रहेगा, जितनी नीड है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करता रहेगा। तो इसका एक फिक्स फॉर्मूला नहीं होगा कि भाई इतनी ही वैल्यू इसकी होगी, जैसी नीड होगी उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर सकता है ये फोर्स। तो इट हैज़ नो फॉर्मूला, इट हैज़ नो फॉर्मूला। लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है, बिकॉज हमको पता है लिमिटिंग फ्रिक्शन तो एक फिक्स्ड वैल्यू है ना, मैक्सिमम वैल्यू है, वो आगे पीछे नहीं होती है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की, किसी भी सिस्टम की बात कर रहे हैं, उसका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो 200 है, हमारे केस में 200, तो उतना ही रहेगा, वो आगे पीछे नहीं हो सकता। किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए मे बी वो 100 हो, किसी के लिए 300 हो, बट जो भी वैल्यू होगी दैट इज़ अ फिक्स वैल्यू, बिकॉज इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू तो एक ही हो सकती है। तो इसकी वजह से लिमिटिंग फ्रिक्शन का हमारे पास फॉर्मूला है, उसको हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन एस इक्वल्स टू म्यू एस एन। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, वेयर एफ एल इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन, म्यू एस इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, बिकॉज ये अलग से कोई अलग टाइप का फोर्स नहीं, इट इज़ जस्ट अ वैल्यू, इट इज़ जस्ट अ मैक्सिमम वैल्यू। जो तो कांस्टेंट आएगा ना, ये जो होता है ना, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम लोग अलग से लिख देते हैं, तो ये जो फॉर्मूला लिख देते हैं एफ एल इक्वल्स टू म्यू एस एन। एफ एल क्या है, दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब एक बात दिमाग में आएगी कि चलो ये चीज़ भी हमको समझ में आ गई कि लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला हो सकता है बिकॉज इट इज़ अ वैल्यू। म्यू एस बिकॉज ये डिपेंड करता है स्टैटिक फ्रिक्शन पे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है, तो ये भी हमको समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल फोर्स का, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का क्या लेना देना, तो आप चीज़ देखो, ये कोई फ्लोर है, ठीक है, यहाँ पे कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट फ्लोर के ऊपर नीचे की साइड नॉर्मल लगाएगा और ये फ्लोर ऑब्जेक्ट पे ऊपर की साइड नॉर्मल फोर्स लगाएगा। दोनों एक दूसरे पे नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे पे नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं, तो आप ये देखो ना, दोनों एक दूसरे पे नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। मैंने आपको बताया था प्रेशर ज़्यादा होगा जहाँ पे एक्चुअल कॉन्टेक्ट एरिया होगा, जो भी माइक्रोस्कोपिक एरिया होगा, तो वहाँ पे इंटरलॉकिंग क्या हो जाती है, काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। जितना ज़्यादा नॉर्मल फोर्स होगा ना, उतनी ही स्ट्रांग क्या होगी, इंटरलॉकिंग होगी। ये चीज़ क्लियर है। जितना आप एक दूसरे को ऊपर से पुश करोगे ना, उतना ही वो एक दूसरे के अंदर टाइट हो जाएंगे, एक दूसरे के अंदर और ज़्यादा बाइंड हो जाएगी, उतनी ही स्ट्रॉन्ग उनकी इंटरलॉकिंग होगी। तो अगर मुझे जितना स्ट्रॉन्ग इंटरलॉकिंग होगी ना, उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा इसको मूव करने के लिए। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, जितना इनके बीच में इंटरलॉकिंग होगी ना, उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा आपको इसको हटाने में, और उतना ही ज़्यादा फोर्स कौन लगाएगा, उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाएगा ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर, और ये वाला जो फोर्स होता है ना, वही हमारा क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। तो इसका मतलब जितनी ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू होगी, उतनी ज़्यादा इंटरलॉकिंग होगी, उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगाना का पड़ेगा बॉडी को उस स्लिपिंग को अपोज करने के लिए। एक लिमिट तक लगता है, बट ये है कि जितना ज़्यादा इंटरलॉकिंग होगी उतना ज़्यादा फोर्स होगा। इसीलिए जो लिमिटिंग फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पे डिपेंड करता है। तो इस टाइप से आपको ये याद होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की। काइनेटिक फ्रिक्शन इज व्हाट, म्यू के। अब देखो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, इट इज़ वेरी इजी। जो अपने स्टैटिक फ्रिक्शन में अगर जितना भी थ्योरी में पढ़ा ना कि भाई तब तक लगाएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जिस वैल्यू पे मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम ही होगा, जिस वैल्यू पे रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट हो जाती है ना कि भाई अब उसमें मोशन कर रहा है, वो होगा हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसका मतलब
at which relative slipping is possible, जिस पे रिलेटिव स्लिपिंग पॉसिबल हो जाएगी ना, जिस वैल्यू पे कि रिलेटिव स्लिपिंग हो रही है, नॉर्मली चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने एक बार इसको पुश कर दिया, हमारा जो फोर्स है वो 200 न्यूटन से ज़्यादा लग गया, अब वो इजीली स्लिप कर रहा है, तो उसके बाद वाली जो सारी कंडीशन होगी ना जिसपे स्लिपिंग चल रही है, स्लिपिंग इज एक्टिव, जिसपे हमारी स्लिपिंग चल रही है इजीली, वो होता है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। बस एक चीज़ याद रखनी है, जब तक नहीं स्टार्ट हो रहा है तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया, जिस पॉइंट पे स्टार्ट हो गया दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो वो हो जाएगा हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जब स्लिपिंग इजीली चल रही है, नॉर्मली एक्टिव है, तब वो हमारा हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। अब इसमें देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है Fk इक्वल्स टू म्यू के एन होगा। इसके अंदर ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, अब इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आता है ना, वो आता है म्यू के इज लेस देन और इक्वल्स टू म्यू एस, या फिर उल्टा लिख दो अगर वैसे समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है ना, वो या तो म्यू एस से छोटा होगा या फिर मैक्सिमम म्यू एस से बराबर होगा। इसका मतलब जो काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है ना, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, एफ एल, बिकॉज हमको पता है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी भी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, एफ एल। लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता काइनेटिक फ्रिक्शन के, भाई अब अगर 200 न्यूटन पे हो रहा है तो अब 400 न्यूटन पे ही रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट होगी, नहीं, उससे कम पे एक बार को हो जाएगी, क्योंकि एक बार चलने के बाद आपको उतना फोर्स नहीं लगाना पड़ता। एक बार को पुश, ये होता है ना नॉर्मली किसी चीज़ को एक बार को स्टार्ट करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम लगता है, फिर जब वो चलने लगती है ना तब आप इजीली थोड़ा कम भी करोगे तो भी वो चल जाती है। ये चीज़ होती है नॉर्मल डेली लाइफ में भी होती है। तो वही चीज़ आपको याद रखनी है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ना, इट इज़ या फिर हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू काइनेटिक फ्रिक्शन, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा नहीं हो सकती, मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसके इक्वल हो सकती है पर उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। इसी बेसिस पे हम लोग बनाएंगे एक ग्राफ। क्या बनाएंगे, ग्राफ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। दिस इज अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स हम लोग बाहर से अप्लाई करते हैं ना, वो अप्लाइड फोर्स, और ये हो जाएगा फ्रिक्शन। तो क्या होगा, देखो जैसे जैसे स्टार्टिंग से हम लोग तीनों जो दोनों केस है ना, हमारा स्टैटिक का और काइनेटिक का, दोनों को मर्ज करके चल रहे हैं, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, आप फोर्स बढ़ा रहे हो, फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ा रहे हो, फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है, थोड़ा सा अच्छे से लेते हैं इसको, आप फोर्स बढ़ा रहे हो, फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ा रहे हो, फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ा रहे हो, फ्रिक्शन, फिर यहाँ पे आ गया कि काइनेटिक जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, यहाँ पे आके रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ आने के बाद थोड़ा सा फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, बिकॉज मैंने आपको बताया ना कि आपको एक बार उसको स्टार्ट करने में ज़्यादा फोर्स लगता है कि एक मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, उस पर स्टार्ट होगा, उसके बाद उससे थोड़ा सा नीचे डिप आता है, उससे हल्का सा कम फोर्स लगाओगे ना तो भी वो कंटिन्यू रहता है चलना। ये चीज़ होती है ना, आप किसी भी भारी ऑब्जेक्ट, कोई अलमारी ले लो, उसको पुश करो, व्हील वाली अलमारी है, आप उसको पुश करो नहीं चल रही, लेकिन एक बार जब वो चलने लग जाएगी ना, उसके बाद में आप थोड़ा हल्का हाथ भी कर लोगे तो वो चीज़ चलने लग जाती है। इसीलिए होता है कि एक बार को जी वाला जो होता है ना, ये होता है हमारा लिमिटिंग वाला पॉइंट। ये आने के बाद हल्का सा डिप आएगा, उसके बाद में आपकी जो फ्रिक्शन है ना वो कंटिन्यू रहेगा, फिर अप्लाइड फोर्स चाहे कितना है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसको 1 कर देती हूँ, 2 कर देती हूँ, 3 कर देती हूँ। ये जो 1 वाला पार्ट है ना, ये स्टैटिक है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये हो गया हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन, और ये हो गया हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आप खुद देखो कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इसके बराबर भी हो सकती है, आप ऐसा स्टेट भी ले सकते हो काफ़ी सिचुएशन में, लेकिन ऐसा नहीं कि यू आने के बाद ये और ऊपर जा रहा है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल ना। उसके बाद में वो स्टेबल हो जाता है, थोड़ी सी वैल्यू डिप करके वो स्टेबल हो जाता है। उसके बाद में अगर एक बार जो स्लिपिंग स्टार्ट हो गई ना, उसके बाद में आपको अप्लाइड फोर्स को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, वो उसी फोर्स पे भी चलने लग जाएगा। तो इस टाइप से आपको ये वाला जो ग्राफ है वो पता होना चाहिए। स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा,
फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। फिर एक लिमिट करने के बाद में फ्रिक्शन हो जाएगा कांस्टेंट, और अप्लाइड फोर्स चाहे आप बढ़ाते रहो लेकिन फ्रिक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, वही रहेगी, फ्रिक्शन नहीं बदलने वाला। ये चीज़ है ना कि जब आपने अप्लाइड फोर्स आप और ज़्यादा धक्का मारे हो, खूब धक्का मारे हो, लेकिन फ्रिक्शन उतना ही रहने वाला है, फ्रिक्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगा एक लिमिट के बाद, और वो लिमिट क्या होती है, हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इस टाइप से ये वाला ग्राफ आपको पता होना चाहिए। ओके, इसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन आता है, उसको हम लोग लास्ट में ही पढ़ेंगे जब सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तभी। वो पिछले यूनिट का भी एक टॉपिक रहा हुआ है उसके अंदर, तो वो सारा साथ में ही करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि हमने थ्योरी पूरी कंप्लीट कर ली। एक बार एकदम छोटे से पार्ट में क्विक रिवीजन दे देती हूँ आपको। फ्रिक्शन क्या होता है, इट इज़ अ मोशन जो किसको अपोज करता है, रिलेटिव मोशन को, रिलेटिव स्लिपिंग को अपोज करता है, और ये काफ़ी टाइम मोशन को क्या करता है, सपोर्ट भी करता है। वो हमने एग्जांपल देख दिया जब हम लोग चलना स्टार्ट करते हैं और चलते हुए रुकते हैं, दोनों में एक में अपोज कर रहा है, एक में सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, उससे वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। दूसरी चीज़ कि ऐसा क्यों होता है, रिलेटिव स्लिपिंग क्यों होती है, बिकॉज जब हम लोग दोनों कोई भी दो ऑब्जेक्ट उनको एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो उनका जो माइक्रोस्कोपिक एरिया होता है ना वो बहुत कम होता है। एक्चुअल कॉन्टैक्ट एरिया तो ज़्यादा दिखता है लेकिन माइक्रोस्कोपिक एरिया कम होता है। उस एरिया के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो इंटरलॉक हो जाते हैं, एक दूसरे से बाइंड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो उनको फिर हटाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर उनको हटाने का ट्राई करते हैं तो वो उस चीज़ को, इस मोशन को क्या करते हैं, अपोज करते हैं। इसलिए या तो वो साथ में रहेंगे या फिर साथ में चलेंगे, लेकिन एक दूसरे के ऊपर चलना नहीं चाहेंगे, उसको अपोज करते, इसीलिए उस केस में क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है। फिर स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, हमने पढ़ लिया। स्टैटिक क्या होता है, इट्स अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, धीरे धीरे बढ़ता है, एक लिमिट पे आने के बाद कांस्टेंट हो जाता है। वो जो लिमिट होती है वो क्या होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद में क्या, जब स्लीपिंग स्टार्ट हो जाती है तब कौन सा फ्रिक्शन लगता है, वो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू या तो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगी या फिर इक्वल होगी, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। फिर हमने ग्राफ बना लिया, ठीक है। चलो अभी हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन की, कि हमने सारी थ्योरी पढ़ ली, ये तो ठीक है। जब सीबीएसई में बड़ा सा क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, एक्सप्लेन, और विद एग्जांपल सारा आप कर लोगे। अब आती है इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना जब आप फ्रिक्शन के, तब आपको चाहिए कि डायरेक्शन, कि भाई ठीक है रिलेटिव स्लिपिंग हो रही है, फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन लग कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसके लिए हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होती है। तो देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, वो थोड़ा इजी होता है इसलिए हम लोग उसको पहले एक्सप्लेन करें, काइनेटिक फ्रिक्शन की। काइनेटिक फ्रिक्शन, देखो हमको पता है कि जब काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे ना तब स्लिपिंग हो रही होगी, ये तो चीज़ हमको पता है, बिकॉज काइनेटिक फ्रिक्शन स्टार्ट ही तब होता है जब स्लिपिंग स्टार्ट हो जाती है, व्हेन स्लिपिंग स्टार्ट्स, या फिर स्लिपिंग क्या है, एक्टिव है, चल रही है, कंटिन्यू है, मोशन में। तो उस केस में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग ले लेते हैं कि ये हमारा फ्लोर है, ठीक है, इसके ऊपर कोई भी एक ऑब्जेक्ट पड़ा है मास m, और ये चल रहा है, इसको रिलेटिव स्लिपिंग हो रही है, इस डायरेक्शन के अंदर हमने मान लिया इसकी वेलोसिटी है। तो अब आपको मुझे ये बताना है कि यहाँ पे फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन में लगेगा। तो सबसे बस इंपॉर्टेंट एक ही रूल को याद करो, या तो हम लोग चलेंगे साथ साथ, या तो दोनों साथ साथ चलेंगे, या फिर नहीं चलेंगे। नहीं चलेंगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या होगा, साथ साथ चलेंगे, लेकिन साथ साथ चलने को फ्रिक्शन फ्रिक्शन क्या चाहता है कि साथ साथ चले, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ऊपर चल रहा है लेकिन नीचे फ्लोर तो फिक्स है, तो इसका मतलब यहाँ पे रिलेटिव स्लिपिंग हो रही है, तो फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा। तो अपोज करने के लिए क्या करेगा, देखो यहाँ पे दो टाइप के फोर्स लगेंगे। यहाँ पे एक हमारे पास सिस्टम है वो है फ्लोर का, और एक है हमारे पास ये ऑब्जेक्ट। तो फ्लोर स्टेबल है ना, फ्लोर नहीं चल रहा है, लेकिन ऊपर वाला मास क्या आ रहा है, चल रहा है। तो फ्लोर बोलेगा कि तू मास मत चल, तू इधर ही रहे, जहाँ पे मैं हूँ ना वहाँ पे तू रहे, तू मत चल। तो वो इसको रोकने की ट्राई करेगा। तो ये जो फ्लोर है वो इस मास पे पीछे की साइड फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। ये आगे चल रहा है तो पीछे की साइड लगाएगा, बोले तू मत चल, तू वापस पीछे आ और यहीं पे स्टेबल हो जाए, होगा ये चीज़। और उसी टाइप से ये मास दोनों का देखो अपना अपना कैरेक्टर है। अगर ये ऊपर वाला ऑब्जेक्ट चल रहा है ना तो ये फ्लोर को बोलेगा तू भी मेरे साथ चल, और अगर ये नीचे वाला फ्लोर स्टेबल है ना तो ये इसको बोलेगा तू मत चल, तू इधर ही रुक। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए माइंड में, या तो साथ साथ में चलना है, अलग अलग हमको नहीं चलना, हमको अलग होना ही नहीं है, हमको ब्रेकअप करना ही नहीं है, ठीक है। तो उसी टाइप से ये होगा कि ये फ्लोर बोलेगा कि तू मत चल, तू वापस पीछे आ, तो ये इस पे पीछे की साइड एक फ्रिक्शन का फोर्स लगाएगा। उसी टाइप से ये मास इस फ्लोर को बोलेगा कि तू भी मेरे साथ चल, तू यही मत रहे, तू भी मेरे साथ चल, तो ये इस पे फ्रिक्शन लगाएगा इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे दो टाइप का फ्रिक्शन होगा देखो, लेकिन ये होगा कि काफ़ी केसेस में आपको दे रखा होगा कि फ्लोर इज स्मूथ। जब भी हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई,
जब हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं ना FL इक्वल्स टू म्यू एस एन, तो ये जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है ना, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेस पे, नेचर ऑफ सरफेस। नेचर ऑफ सरफेस का मतलब है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है रफनेस पे। जितना फ्लोर रफ होगा ना उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, उतना ही ज़्यादा कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू होगी। अगर स्मूथ सरफेस है ना तो उसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अगर मैंने बोल दिया ना कि दिस इज स्मूथ, तो फिर ये वाला तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इस पर फ्रिक्शन नहीं लग सकता। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है ये डिपेंड किस पे करता है, नेचर ऑफ सरफेस पे, कि सरफेस कैसा है, नेचर कैसा है। एरिया पे डिपेंड नहीं करता है कि कितना ज़्यादा एरिया, बिकॉज जो एक्चुअल माइक्रोस्कोपिक एरिया होता है ना वो तो बहुत ही कम होता है, बहुत ही छोटा होता है, तो वो उस पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है सरफेस कैसा है, स्मूथ है या फिर क्या है, रफ है। और जितना रफ होगा ना उतना इसकी वैल्यू, फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए। तो देखो ये हमने देख लिया कि यहाँ पे किस टाइप से डायरेक्शन होगी। अब हम लोग एक केस लेते हैं कि ये हमारा फ्लोर हो गया, ठीक है, फ्लोर है, एक मास है m और दूसरा मास भी है, ये m1 ले लो, ये m2 ले लो। अब मैं कहाँ फोर्स लगाऊँ, चलो ठीक है, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया है। हमने इसको स्मूथ नहीं लिया, इसको भी रफ ले लिया, ठीक है, हमारे पास कुछ भी स्मूथ नहीं है। अब देखो जब आप फोर्स इसके ऊपर लगाओगे ना तो ये चलेगा, ये थोड़ी चलेगा जब तक क्वेश्चन में ये नहीं गिवन है। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों साथ में ही चल रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं तो हम ये वाला केस नहीं लेने वाले। हम तो यही केस लेंगे कि हमने इस मास m1 पे फोर्स लगाया तो ये चलेगा और ये नहीं चल पाएगा ना, ये तो यही रह जाएगा। तो अब कैसे फ्रिक्शन लगेगा, देखो अगर मैं बात करूँ इन दोनों की, ठीक है, फ्लोर और मास m1 की, तो फ्लोर बोलेगा कि तू मत चल, ये चलने वाला है इस डायरेक्शन में भी, ठीक है, तो ये बोलेगा तू मत चल, तू पीछे आ, तो ये इस पर फ्रिक्शन लगाएगा इस डायरेक्शन में जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है। अब को हमेशा हर क्वेश्चन में ना जो भी कॉन्टेक्ट सरफेस होगा ना बीच का, उसका कॉफिशिएंट दे रखा होगा। अगर इनके बीच का कॉफिशिएंट दे रखा होगा ब्लॉक सरफेस, फिर दोनों ब्लॉक्स के बीच में, तो उसके हिसाब से फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज होगी, सेम नहीं होगी सारे केसेस में, ठीक है ना। तो ये बोलेगा तू मत चल और ये बोलेगा तू मेरे साथ चल, तो ये इस पर फ्रिक्शन फोर्स FR लगाएगा, होगा। ये केस तो हमने यहाँ पे भी पढ़ा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं इन दोनों की, ये चल रहा है तो ये इसको बोलेगा तू भी मेरे साथ चल, बोलेगा ना, बिकॉज ये चल रहा है और ये ऊपर है, ये पीछे ही रह जाएगा, पीछे गिर जाएगा ये, तो बोला तू भी मेरे साथ चल, तो ये m1 इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, इसको ले लिया FR डैश। मैंने वैल्यू अलग क्यों ली है, बिकॉज इनके बीच का जो फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट होगा उसकी वैल्यू अलग होगी और इसके बीच के कॉफिशिएंट की वैल्यू अलग होगी, इसलिए दोनों के फ्रिक्शन फोर्स भी अलग अलग होंगे, ठीक है। ये इस पर लगाएगा और m2 बोलेगा कि तू इधर ही रुक, तू मत चल, तू इधर ही रहे, अपन दोनों साथ में रहेंगे, तो ये इस पर क्या लगाएगा, पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स। तो इस टाइप से आपको ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। देख लो इस m1 पे दो टाइप के फ्रिक्शन लग रहे हैं, पीछे की साइड में और एक इसकी वेलोसिटी v है। इस पे फ्लोर पे एक लग रहा है इस डायरेक्शन में और m2 पे भी इस डायरेक्शन में। तो इस टाइप से आपको ये डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन की बात बता रही, फोर्सेस तो और भी लगेंगे, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, नीचे की तरफ mg लगेगा, लेकिन डायरेक्शन की बात करिए ऐसे करनी है। और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ओके, फॉर एग्जाम्पल ये फ्लोर है, दो मास है m1 m2, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, लेकिन इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। मान लिया इसकी वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड और इसकी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब क्या होगा, आप देखो ये ज़्यादा वेलोसिटी से चल रहा है, ये ज़्यादा। अब यहाँ पे हम लोग इसको स्मूथ ले लेते हैं, फ्लोर वाला काम नहीं करते, ठीक है। ये आगे चल रहा है तो ये इसको बोलेगा तू भी चल रहा है, लेकिन बोल तू भी मेरे साथ ही स्पीड पे चल, सेम स्पीड से चल, तभी तो हम लोग साथ साथ चल पाएंगे ना। अगर दोनों स्पीड अलग अलग है तो साथ में नहीं चल पाएंगे। तो ये इसको बोलेगा तू भी मेरे साथ चल, तो ये इस पर इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। और ये धीरे चल रहा है तो ये इसको बोलेगा तू भी धीरे चल, तो ये पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, ठीक है। सॉरी। तो इस टाइप से आपको फ्रिक्शन की डायरेक्शन लेनी है। अब हम लोग बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की। स्टैटिक फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर क्या होगा, देखो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। द रीज़न इज इसके अंदर स्लिपिंग हो नहीं रही होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन में तो एक दूसरे के ऊपर पड़े होते हैं, बस एक दूसरे के ऊपर ठहरे हुए होते हैं, फोर्स लग रहा होता है लेकिन स्लिपिंग स्टार्ट नहीं हो रही होती है। उसी को तो हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं ना, कि जब तक स्लिपिंग नहीं स्टार्ट हुई होती है ना, उससे जस्ट पहले का, स्लिपिंग हैज़ नॉट स्टार्टेड, उससे जस्ट पहले वाला जो केस होगा ना वो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे स्लिपिंग स्टार्ट नहीं हुई है, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया
ये मान। अब यहाँ पे खड़ा है कोई और इस पे लगा रहा है फोर्स F, ठीक है। अब ये इसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है, स्लिपिंग नहीं हो रही, तो हम लोग कैसे बताएं कि डायरेक्शन क्या होगी। तो यहाँ पे हमको एज्यूम करना है कि हमने फोर्स लगाया और वो उस डायरेक्शन में जा रहा है, फ्रिक्शन है ही नहीं। हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, हम लोग एज्यूम करेंगे कि नो फ्रिक्शन। एज्यूम करना, फ्रिक्शन तो होता ही है, नो फ्रिक्शन। आप एज्यूम कर लो, अगर फ्रिक्शन नहीं होता, ये इधर की साइड फोर्स लगा रहा है तो ये इधर की साइड ही चलता ना, तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगता, अपोज करता है इस डायरेक्शन में, एफ सॉरी वही ऊपर वाली डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आपको क्या चेक करना है, आपको जब स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना होगा ना, तो आपको मूवमेंट तो दिखेगा नहीं, तो आपको ऐसा मानना पड़ेगा कि फ्रिक्शन है ही नहीं। जहाँ मैं फोर्स लगा रहा हूँ ना, उसी डायरेक्शन में मेरा ब्लॉक आगे की साइड बढ़ रहा है। अगर ब्लॉक आगे की साइड बढ़ रहा है तो इसका मतलब रिलेटिव स्लिपिंग हो रही है, और रिलेटिव स्लिपिंग को अपोज करने की पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो आपको इस केस में सिर्फ एज्यूम करना है कि भाई यहाँ पे एक्चुअल में स्लिपिंग हो रही है, और जब स्लिपिंग होगी तो फिर आप उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगा दो। तो इस टाइप से आपको स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर डायरेक्शन लेनी है। अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं। गैस अभी तक जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी वो आपको अच्छे से क्लियर हुई हो, बिकॉज इसमें देखो बहुत ध्यान से समझने वाली चीज़ है। बिकॉज अभी आपको ऐसा लगता है समझ लिया, समझ आ रहा है, ऐसे कर लेंगे, इसमें क्या है। लेकिन जब एक्चुअल में न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, तो ये जो डायरेक्शन लेने वाला काम है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसको अच्छे से पढ़ना कैसे डायरेक्शन लेनी है। तो हमने फ्रिक्शन के बारे में थियरी में काफ़ी बात कर ली। अब दो चीज़ आती है, दो हमारे शॉर्ट टॉपिक्स रहते हैं। पहला टॉपिक रहेगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, फ्लोर है, उसके ऊपर हमारे पास एक मास m, ब्लॉक m है, ये mg हो गया फोर्स। अब ये फोर्स आगे की साइड में हम लोग यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, हम लोग जो अप्लाइड फोर्स है ना वो इधर की डायरेक्शन में है, तो इस पर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में Fr। इस पर ये हो जाएगा एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N, और इनका जो रिजल्टेंट होगा ना, देखो दिस इज द वैल्यू जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं ना, वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज लिमिटिंग फ्रैक्शन। ये हो जाएगा Fs मैक्सिमम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा, ये हो जाएगा रिजल्टेंट। तो ये नॉर्मल और रिजल्टेंट के बीच का जो एंगल होगा ना, इसको हम लोग लैम्डा ले लेते हैं। ये जो एंगल होगा ना, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देखो अगर मैं इसको इस फॉर्म में ले आऊँ तो मेरे पास किसकी वैल्यू है, मेरे पास ये वैल्यू है। ये वैल्यू किसके बराबर, इसी के बराबर होगी, विच इज़ Fs मैक्सिमम होगा। तो अगर मैं निकालूँ tan लैम्डा, तो tan लैम्डा क्या होता है, Fs मैक्सिमम अपॉन दिस वैल्यू, और ये वैल्यू कितनी है, n, ठीक है, ये वैल्यू n के बराबर है। अब हमको पता है कि n किसके बराबर आ रहा है, mg के बराबर आ रहा है। n के ऑपोजिट साइड में mg, तो हम लोग लिख सकते हैं tan लैम्डा इक्वल्स टू Fs मैक्सिमम। अब Fs मैक्सिमम की वैल्यू भी क्या होती है, म्यू एस एन। चलो हम लोग n की वैल्यू नहीं भी रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास आएगा tan लैम्डा इक्वल्स टू म्यू एस। तो इस टाइप से ये हमारा होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब एक टॉपिक आता है इसी के जैसा जैसा दूसरा, विच इज एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज या फिर एंगल ऑफ रेस्ट। ये क्या होता है, इसके अंदर हम लोग बात करेंगे एक इंक्लाइंड प्लेन की। हमने ले लिया इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। अब इसके ऊपर एक ले लिया हमने बॉक्स, ये ले लिया एंगल थीटा। अब हमें वो वैल्यू निकालनी है इस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, जिस वैल्यू पे ब्लॉक रेस्ट पे रहे। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा एट विच ब्लॉक will be at rest। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग में थीटा ऐसा था, ब्लॉक स्टेबल था, थीटा को बढ़ाया, फिर भी ब्लॉक स्टेबल था, थीटा को बढ़ाया, स्टेबल था, थीटा को बढ़ाया, स्टेबल था, इस मैक्सिमम वैल्यू तक स्टेबल था। जैसे ही मैं इसके आगे थीटा को बढ़ाती हूँ ना, ब्लॉक नीचे की साइड स्लाइड करना स्टार्ट कर जाएगा, नीचे की साइड उसकी स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें वो वैल्यू नहीं चाहिए, हमें बस वो मैक्सिमम वर्ज वाली वैल्यू चाहिए, जहाँ पे ये स्टेबल रहे, उसके ऊपर वाली वैल्यू पे वो नीचे की तरफ स्लाइड करना स्टार्ट हो जाए। तो वो जो थीटा की वैल्यू होगी ना, जिस मैक्सिमम वैल्यू पे वो स्टेबल रहे, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ रेस्ट। रेस्ट इसलिए बिकॉज तब तक वो रेस्ट पे था, उसके बाद में वो मोशन करने लग जाएगा। तो हमको ये वैल्यू निकालनी है। इंक्लाइन प्लेन की बात आती है, हम लोग क्या लगाएंगे, ये हो गया mg, और ये वर्टिकल वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा।
तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा। अब ये ब्लॉक जब इसके आगे हम लोग थीटा को बढ़ाएंगे तो ब्लॉक कहाँ जाएगा, ऊपर की साइड, नीचे की साइड ग्लाइड करने लग जाएगा। तो इस पे इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। इधर आ रहा है तो उसको अपोज करने के लिए पीछे की डायरेक्शन में लगेगा, और ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन होगा। अब आप देखो कैलकुलेट करो क्या आ रहा है, एन इक्वल्स टू आ रहा है एम जी कॉस थीटा, और दूसरा क्या आ रहा है, एफ आर जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है वो किसके बराबर आ रहा है, एम जी साइन थीटा। और फ्रिक्शन फोर्स ये देखो, ये वो मैक्सिमम वैल्यू है ना, जब भी मैक्सिमम मिनिमम की लिमिट आ जाए ना, हमको पता है लिमिटिंग फ्रैक्शन की बात करो, लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, म्यू एस एन है। तो म्यू एस एन इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा होगा। अब आप देखो म्यू एस और एन की वैल्यू मेरे पास इस फॉर्मूले से कितनी है, एम जी कॉस थीटा इक्वल्स में क्या आ जाएगा, एम जी साइन थीटा। क्या कैंसिल हो रहा है, एम जी से एम जी कैंसिल हो रहा है, तो ये हो जाएगा, देखो आप इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा टेन थीटा इक्वल्स टू म्यू एस, ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रेस्ट। इससे बड़ा एंगल होगा ना तो वैसे ही जो ब्लॉक या जो भी पार्टिकल है, जो भी ऑब्जेक्ट है, वो नीचे की साइड स्लाइड करना स्टार्ट कर जाएगा। तो ये था हमारा टॉपिक। देखो जितनी भी थ्योरी थी ना हमने पढ़ ली, इसके बाद आती है न्यूमेरिकल्स की, और न्यूमेरिकल्स से कैसे हमको आगे वाली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो इस वीडियो तक हम लोग थ्योरी की बात करते हैं, और इसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके ऊपर न्यूमेरिकल। इसकी जो अगला वाला चैप्टर होगा ना उसमें हम लोग कंप्लीट न्यूमेरिकल्स की ही बात करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू।